हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी कर दिया है क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस। और हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है आपका सिलेबस, क्या डिलीट किया गया। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या है ना, इकोनॉमिक्स का सिलेबस को आर्ट्स का सिलेबस मान के ये प्योर हिंदी में दे देता है। बहुत सारे बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उनको बार बार परेशानी होती है कि चैप्टर है कौन सा। तो चलिए इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी आपका कन्वर्ट कर दे पूरा सिलेबस। वैसे हमारे यहाँ जब क्लास चलता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में चलता है। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स के क्लास अभी तक कहीं नहीं इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं और वो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग से। प्ले स्टोर से जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है 9771580632। इस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको कोर्सेस अवेलेबल हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। सिंगल कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 1130 मिलेगा और कॉम्बो खरीदना चाहते हैं तो 5125 लगेगा पूरे साल भर का। तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों पार्ट का यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि माइक्रो में क्या पढ़ना है। तो माइक्रो में पहला चैप्टर है यूनिट 1 और यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है जनरल इकोनॉमिक्स के बारे में, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स के बारे में जिसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग प्लान्ड बोलते हैं इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, उसके बाद पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, सकारात्मक और आदर्श अर्थशास्त्र, और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक है आपका। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमी, प्लान सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और जनरल इकोनॉमिक्स। यूनिट 2 के अंदर हमको पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उसमें आपको पढ़ना है उपयोगिता, यूटिलिटी, उसकी गणनावाचक उपयोगिता, क्रमवाचक, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उपभोक्ता का बजट जिसको बोलते हैं बजट ऑफ कंज्यूमर, बजट सेट एंड बजट लाइन, बजट सेट में बदलाव, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, उसके बाद पढ़ना है डिमांड, डिमांड का कर्व, डिमांड के नियम, उसके बाद अधिमान वक्रों और बजट माध्यताओं के बीच में व्युत्पत्ति, ये हम लोगों को पढ़ना है। सामान्य और निम्न स्तरीय मतलब नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बारे में पढ़ना है, सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ना है। उसका शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ना है, डिमांड कर्व में चेंज इन डिमांड कर्व पढ़ना है, मार्केट डिमांड पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, रैखिक मांग की दिशा में लोच पढ़ना है, कि कैसे हम लोग इलास्टिसिटी निकालेंगे, इलास्टिसिटी निकालने के कितने तरीके हैं, ये सब यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है प्रोडक्शन एंड कोस्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और कोस्ट यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन लागत, उत्पादन फलन, अल्पकाल और दीर्घकाल उत्पादन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। कुल उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद ह्रास नियम जिसको बोलते हैं, उत्पादन लागत में कुल लागत है, सीमांत उत्पादन लागत है। उसके बाद वक्र की आकृति है, पैमाने के प्रतिफल लागत, अल्पकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत। बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग यूनिट 3 के अंदर देख रहे हैं। यहाँ बहुत छोटा कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे थे ऑलरेडी पहले से, उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ से सप्लाई वगैरह हटा दिया है। डिमांड है लेकिन यहाँ सप्लाई हटा दिया, तो बहुत सारा टॉपिक यहाँ से हटा दिया है। यानी आपका सिर्फ यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन दिया है, बहुत कम टॉपिक दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे देखिए लागत है, अल्पकालीन लागत है, दीर्घकालीन लागत है। उसके बाद आपको आगम वगैरह नहीं पढ़ना, जो पढ़े थे ना रिवेन्यू वगैरह, वो सब हटा दिया गया है। उसके बाद आपका सप्लाई चैप्टर हटा दिया गया, कहीं पूर्ति नहीं पढ़ना आपको, सप्लाई चैप्टर हटा दिया गया, सिर्फ डिमांड आपको पढ़ना है। तो बहुत सारा टॉपिक है जो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, इस बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद मार्केट के बारे में पढ़ रहा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो वो यहाँ पे पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है और फर्म का सिचुएशन क्या है। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ये दोनों सेम चीज़ है जो आपको पढ़ना है। एक करके सारे फर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या इसके अंदर आएगा। उसके बाद बाजार संतुलन पढ़ना है, जिसमें से आपको पढ़ना है संतुलन, अधिक मांग, अधिपूर्ति, बाजार संतुलन, फर्मों की स्थिति की संख्या, अनुप्रयोग उसका कैसे करेंगे, बाजार संतुलन, निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन कैसे होगा, उच्चतम निर्धारित कीमत क्या होगी, निम्नतम निर्धारित कीमत क्या होगी, ये आपको पढ़ना है पार्ट ए के अंदर। अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में सबसे पहला यूनिट पढ़ना है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें हम लोग को नेशनल इनकम पढ़ना है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जीडीपी पढ़ना है और जीडीपी
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बारे में पढ़ना नहीं, नेशनल इनकम पूरा पढ़ना है। मनी इन बैंकिंग में मनी का काम, मनी का मांग, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति। बैंकिंग में बैंकिंग, एक बैंकों के का बैलेंस शीट कैसे बनेगा, सारा सृजन की सीमाएं क्या होगी बैंकों में, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कैसे करेंगे बैंकों में, तो ये सारा चीज़ हमको मनी इन बैंकिंग के अंदर पढ़ना है। अब हम लोगों को थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ना है, यूनिट 2 था वो, थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ना आय एवं रोजगार का सिद्धांत। यूनिट 3 में आय एवं रोजगार का सिद्धांत, जिसमें समग्र मांग पढ़ना, उपभोग पढ़ना, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना, लघु अवधि में संतुलन पढ़ना, स्थिर कीमत पढ़ना, समग्र मांग में परिवर्तन पढ़ना, गुणक क्रियाविधि और अन्य संकल्पनाएं पढ़ना। सरकारी बजट में आपको सरकारी बजट का अर्थ और इसके अवयव पढ़ना है, सरकारी बजट के उद्देश्य पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर, यूनिट 4 में सरकारी बजट का प्राप्ति और वर्गीकरण पढ़ना है कि क्या क्या है, गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद खुले अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक है ये, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी हम लोगों को पढ़ना है। तो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी इसमें पढ़ना है हम लोगों को, फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ना है इसमें हम लोगों को। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉलिसी क्या होगा, वो हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। तो जो हम लोग पढ़ाए हुए मेरे नोट्स में जो कंटेंट डाला उसमें सिर्फ एक ही चीज आपको डिलीट कर दिया, जो हम आपको अभी बता रहे थे कि यूनिट 3 के अंदर, पार्ट ए के यूनिट 3 के अंदर सप्लाई हटा दिया गया, रिवेन्यू हटा दिया गया, आगम लागत दिया हुआ है लेकिन रिवेन्यू हटा दिया गया, सप्लाई हटा दिया गया। तो 2 चैप्टर ऐसा है जिसको डिलीट कर दिया गया है, और उसको छोड़ के बाकी सारे चैप्टर एज इट इज पढ़ने, कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं है। तो आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आपको करनी होगी, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन नए सिलेबस से पूछा तो आप पुराने सिलेबस में जो मेहनत की है वो बेकार चला जाएगा। इसलिए आपको नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए और एग्जाम में भी नए सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक्स है, ये आर्ट्स के बच्चे भी देख सकते हैं, कॉमर्स के भी बच्चे देख सकते हैं और साइंस के भी बच्चे देख सकते हैं। तीनों के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस सेम होगा, तीनों स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होगा, सेम होगा। तो ये तीनों तरह के बच्चे जिसको इसको देख सकते हैं, इसका सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। थैंक यू।